और दोस्तों, मैं देवानंद बेंगोरिया यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम यूपीपीसीएस 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं और मैंने यूट्यूब पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने नहीं देखा है एक बार जाकर प्लीज़ देख लीजिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया गया है और इस सीरीज़ को मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज़ नाम दिया है। उसके पीछे कारण क्या है कि क्योंकि हर ऑप्शन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया जा रहा है। और देखिए, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीपीसीएस एवरग्रीन। यहाँ पे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 101 क्वेश्चन है आज का और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही डाल दूंगा, यूपीपीसीएस एवरग्रीन पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि फॉरेन ट्रैवलर्स से रिलेटेड है कि कौन सा ट्रैवलर पहले आया कौन सा बाद में, मतलब विदेशी यात्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, उनकी क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। तो क्या क्या नाम लिखा हुआ है? विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने निकोलस डाउंटन का नाम नहीं सुना होगा, बाकी 3 नाम तो आपने एटलीस्ट सुने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसमें ऐसे अगर पेपर में कभी आएगा तो हमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। आप देखिए, आप लोगों ने सुना होगा विलियम हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। और आपने सुना, ये भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए, विलियम हॉकिंस जिस शिप से आए थे उसका नाम था हेक्टर, उसको लीड कर रहे थे हेक्टर। ये नाम भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस पहले आए थे, थॉमस रो बाद में आए थे। विलियम हॉकिंस कब आए थे? 1608 में। थॉमस रो कब आए थे? 1615 में। अगर आपको इतना पता है कि विलियम हॉकिंस पहले आए हैं तो फर्स्ट के बाद थर्ड आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट के बाद थर्ड आ रहा है उसको हम रख लेंगे, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो आप देख रहे हो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि थर्ड पहले आ गया है, फर्स्ट बाद में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच किसके टाइम पे आए थे? अकबर के टाइम पे आए थे। तो देखिए अकबर का टाइम पीरियड हमें याद होना चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं जैसे अशोका है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अकबर है, इनका टाइम पीरियड तो हमें बिल्कुल याद कर लेना है। अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से 1605। तो अकबर के टाइम पे रॉल्फ फिच आए थे और कौन आया था? एंटोनी मॉन्सरेट। ये भी आप याद रखना, एंटोनी मॉन्सरेट, ये अकबर के टाइम पे आए थे। एग्जैक्ट टाइम क्या था? 1585 में आए थे, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि अकबर पहले रूलर थे, उसके बाद जहांगीर का नंबर आता है, तो रॉल्फ फिच पहले आए होंगे। तो अब फिर हमने देख लिया सेकंड पहले आएगा विलियम हॉकिंस और थॉमस रो से। तो रॉल्फ फिच मतलब सेकंड कहाँ पे आगे है? सेकंड यहाँ पे आगे है, यहाँ पे आगे है, फर्स्ट और थर्ड में आगे रखना है। निकोलस डाउंटन के बारे में पता नहीं है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ए और बी में से हमें चूज करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि निकोलस डाउंटन 1614 में आए थे, ये हम याद रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया कि सबसे पहले कौन आए? रॉल्फ फिच आए, उसके बाद कौन आए? विलियम हॉकिंस आए, फिर निकोलस डाउंटन आए, फिर थॉमस रो आए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी? अकबर के टाइम पे एंटोनी मॉन्सरेट आए थे, ये भी आप याद रखेंगे, अकबर का टाइम पीरियड, ठीक है। आगे चलते हैं अगला। अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, लूसेंट से मैंने पूरी फॉरेन ट्रैवलर की एक लिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए। कुछ मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसे एक बार खुद से पढ़ लेना। अगर आपको याद नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है कर्तव्य पथ चैनल का, वहाँ पे आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपको मेगास्थनीज के बारे में पता होगा कि ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ग्रीक रूलर थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। इनकी बुक का नाम भी आपको पता होगा, इंडिका। इसके बाद देखिए फाहीन आए थे, हेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? फाहीन, एच से यहाँ पे हीन यहाँ लिख दिया तो हीन का हेनसांग हो गया, और एच आई का इत्सिंग उठा लिया, इत्सिंग यहाँ हो गया। तो एटलीस्ट ये 3 आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए अल मसूदी, अल बरौनी। तो कैसे याद रखोगे? अल मसूदी को पढ़ो मौसी, मौसी क्या कर रही हैं? बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। देखो किसी को ऑफेंड नहीं होना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मार रहे हैं मतलब मार्को पोलो। तो अल मसूदी, अल बरूनी, मार्को पोलो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखने हैं। ये मैंने पूरे 23 लिस्ट बनाई है, ये सीक्वेंस में एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हमें भूलना नहीं है, एक बार अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 102वां क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? पूंजी निर्माण की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझिए, आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, आप वहाँ से पैसा कमाते हो, आपकी इनकम आ रही है। अब आपके कुछ खर्चे भी होंगे, तो इनकम में से कुछ खर्चा करने के बाद आपके पास कुछ सरप्लस बच गया। वो सरप्लस क्या है? आपकी सेविंग है। उस सेविंग को आपने क्या किया? इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया। जब आपने इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है।
आपने सुना होगा पैसे से पैसा बनता है। जब पैसा होगा तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे तो ग्रोथ होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ होगी तो आपकी इनकम और बढ़ेगी। तो ये एक वर्चुअस साइकिल बनती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है? सेविंग पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनकी प्रभाविता पे भी निर्भर करता है। तो ये बात सही है। आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? किसी इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करोगे, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो आपके पैसे को तो वो डुबो देगा। तो इनकी इफेक्टिवनेस पे भी डिपेंड करता है कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप देखिए, आपके पास सेविंग होगी, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो ग्रोथ आएगी। आप अपनी सेविंग को अपने पास ही रख लो, अगर मार्केट में इन्वेस्ट ना करो तो ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट एसेंशियल है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। बाकी ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा पीडीएफ। ये मेंस में भी इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये देखो, नाम याद कर लेना सीक्वेंस में। कोई प्रॉब्लम हो आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से पूछिए, मैं धीरे धीरे करके आपको ये सारे नाम याद करा दूंगा सीक्वेंस में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आ रहा है कि हमें मतलब लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो लिस्ट 1 में क्या लिखा हुआ है? बायोस्फीयर रिजर्व लिखे हुए हैं, और लिस्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? लोकेशन लिखी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, उसके बाद जो पेरिफेरल नॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सिमलीपाल आपको पता होगा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नौकरेक कहाँ पर है? मेघालय में है, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं पता है तो याद करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सिमलीपाल के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इस साल क्वेश्चन आ सकता है। यूपीपीसीएस का एग्जाम जब भी होगा इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, आपने टाइगर देखा होगा नॉर्मली, ठीक है, उस पर स्ट्राइप्स होती हैं, लेकिन आपने काले कलर के टाइगर नहीं देखे होंगे। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलनिस्टिक टाइगर, ठीक है। मतलब डार्क ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है। तो पहली वर्ल्ड में ऐसी सफारी बन रही है मेलनिस्टिक टाइगर की, और हम ये कह सकते हैं काले टाइगर की। कहाँ पे बन रही है? सिमलीपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट मेलनिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर स्टैब्लिश की जा रही है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आगे चलते हैं। पंचमढ़ी। देखिए, पंचमढ़ी के बारे में आपको पता होगा, ये पंचमढ़ी सतपुड़ा रेंज में मिलता है। सतपुड़ा की कई सारी रेंज हैं। एक रेंज है महादेव रेंज। महादेव रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? और मैं कहूँ सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। वहीं पे क्या मिलता है? पंचमढ़ी मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे महादेव रेंज, धूपगढ़ और पंचमढ़ी, एक साथ याद रखना इसको। फिर आ जाते हैं नंदा देवी पे। अब देखिए, नंदा देवी 3rd हाईएस्ट पीक मानी जाती है इंडिया की। माउंट केटू के बाद सेकेंड नंबर पर माउंट कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पर क्या हो गया? नंदा देवी। तो 3rd हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसका नौकरेक पे आते हैं। देखिए, नौकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, मेघालय में मिलता है। मेघालय में 3 रेंज हैं। ऊपर देखिए, गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ गारो हिल्स पे मिलता है। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ये मान लो मेघालय है तो ये 3 हिल्स हैं, वेस्ट टू ईस्ट, इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया। तो नौकरेक कहाँ मिलता है? बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में मिलता है। और यहाँ पे एक रेंज है, उसका नाम याद रखना, तूरा रेंज। ये भी कई बार पूछा जाता है, तूरा रेंज कहाँ पर है? तो गारो हिल्स में है, और यहीं पे नौकरेक टाइगर रिजर्व है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है नौजवान सभा कब फॉर्म्ड हुई थी। पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ो, नॉट फॉर्म्ड। अगर आपने नॉट नहीं पढ़ा और आप कहोगे अच्छा नौजवान सभा 1926 में बनी थी, भगत सिंह ने बनाई थी, बट क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है नॉट, किसने नहीं बनाई थी। अगर आपने नॉट नहीं पढ़ा तो क्या होगा? आप एक क्वेश्चन टिक करके मन में सोचोगे अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरा सही हो गया। जब घर पे आके आंसर मिलाया, अरे इसमें तो नॉट पूछा था। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है, नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो नौजवान भारत सभा किसने फॉर्म की थी? अर्ली मेंबर्स पूछे हुए हैं। तो भगत सिंह ने की थी, यशपाल ने की थी, छिलबिल दास ने की थी। बच कौन गए? अंबिका चक्रवर्ती बच गए। तो इन्होंने नहीं की थी। नॉट पूछा है तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। भगत सिंह नहीं, डी आंसर होगा, ठीक है। आंखें खोल के पेपर करना है। पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कैसे एलिमिनेट करना है, कहां ध्यान देना है, कहां नहीं देना, कहां पे नॉट लिखा हुआ है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। जिन लोगों का कट ऑफ से 1-2 नंबर से रह जाता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। पूरे साल आप पढ़ते हो बट कट ऑफ नहीं क्लियर होती। आप अगर पेपर ध्यान से अटेम्प्ट नहीं करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहां पे आपको वो सारी चीजें भी बताता रह रहा हूं कि आपको कैसे कैसे पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इंडोनेशिया के आइलैंड को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो देखिए, इंडोनेशिया के आइलैंड को सबसे पहले अरेंज करते हैं, फिर इसकी पेरिफेरल नॉलेज जानेंगे। तो देखिए, सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, ये सीक्वेंस है। तो इसका आंसर क्या सही हो गया? सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक। अब थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये
अंडमान यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा, ठीक है। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का इस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, सुमात्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं जावा, फिर यहाँ पे बाली है और ये है लॉम्बोक। तो 4 आइलैंड हैं, सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, और वेस्ट से ईस्ट पूछा हुआ था तो क्या आंसर हो गया, सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक। इसे 3-4 बार आप खुद से बोलना, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आया हुआ था एक बार। देखिए सबसे पहले यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि अंडमान निकोबार के सबसे नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है, या नियरेस्ट कंट्री कौन सा है, मतलब आइलैंड पूछा हुआ था जहां तक है सबसे नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो एक श्रीलंका लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था अंडमान निकोबार लिखा हुआ था, और एक चेन्नई के आसपास का कुछ लिखा हुआ था। तो आप खुद देखिए अंडमान निकोबार यहाँ तक पूरा आया हुआ है, ठीक है ना। और इसके पास सबसे नियरेस्ट आइलैंड क्या श्रीलंका का पड़ेगा, नहीं, सबसे नियरेस्ट आइलैंड कौन सा पड़ेगा, सुमात्रा। तो उसमें ऑप्शन सुमात्रा था, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि अंडमान निकोबार के सबसे नियरेस्ट कौन सा हो गया, सुमात्रा। अब देखिए यहाँ पे एक पोर्ट दिख रहा है आपको, उस पोर्ट के बारे में भी जान लीजिए, सबांग पोर्ट, ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइए, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, लेकिन ये क्यों न्यूज़ में है, क्या इंडिया से रिलेटेड इसकी कोई न्यूज़ है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको बताना है, अगर आप नहीं बताओगे ना तो फिर ऐसा लगता है कि आप पूरी वीडियो सुन नहीं रहे हो। एक्टिव पार्टिसिपेट जरूर करिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये क्रा कैनाल, तो देखिए यहाँ पे क्या है, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में यहाँ पे बात की जा रही है एक कैनाल डेवलप की जाए, और यहाँ पे जो देखिए ये जो मलाक्का स्ट्रेट है यहाँ से बहुत ज़्यादा शिप पास होते हैं, और ये काफ़ी चोक पॉइंट है, मतलब ज़्यादा नैरो बहुत है ये, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बात की जा रही है कि इस क्रा कैनाल को डेवलप किया जाए और यहाँ की जगह यहाँ से भी शिप पास हो। तो याद रखना क्रा कैनाल कहाँ पे, एशिया में म्यांमार और थाईलैंड के आसपास डेवलप की जा रही है, स्पेशली थाईलैंड में डेवलप की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया मलाक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट किस किस के बीच में हो गई, इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा के बीच में हो गई। अब देखिए लॉम्बोक स्ट्रेट बहुत न्यूज़ में रहती है, आपको याद रखना है लॉम्बोक स्ट्रेट किस किस के बीच में है, बाली और लॉम्बोक आइलैंड के बीच में। तो बाली और लॉम्बोक आइलैंड के बीच में क्या है, लॉम्बोक स्ट्रेट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए बाली पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, बाली जो आइलैंड है यहाँ पे है बाली आइलैंड, यहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत है, ये आप एक फैक्ट याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जावा आइलैंड पे एक स्तूपा है बोरोबदूर, BADUR, ये बुद्धिस्ट स्तूपा है, शैलेंद्र डायनेस्टी ने बनवाया था बुद्धिस्ट स्तूपा, ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बोरोबदूर स्तूपा कहाँ पर है, जावा आइलैंड पे है, शैलेंद्र डायनेस्टी ने बनवाया था, हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा हमने सब डिस्कशन कर लिया, बोरोबदूर स्तूपा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो गया, सांभर हो गया। इसके अलावा राजस्थान में और भी लेक हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि डिडवाना लेक, ये क्या है, साल्ट वाटर लेक, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा खराब है, DIDWANA, डिडवाना लेक, ठीक है। ये पूछा हुआ था यूपीएससी ने एक बार, डिडवाना क्या है, तो एक सॉल्ट लेक है राजस्थान में, और सांभर लेक जो है सॉल्ट लेक है, लार्जेस्ट है, और याद रखेंगे सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं वुलर लेक के बारे में। देखिए वुलर लेक झेलम नदी वुलर लेक से पास होती है, हम याद रखेंगे ये, ठीक है। इसके अलावा चिल्का लेक के पास देखो 2 आइलैंड हैं, सॉरी एक आइलैंड है नालाबाना आइलैंड, चिल्का लेक के पास एक आइलैंड है नालाबाना आइलैंड, ये बर्ड सेंचुरी है। तो अगर पूछा जाए नालाबाना आइलैंड कहाँ पर है, चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। इसके अलावा चिल्का लेक के पास इर्रावदी डॉल्फिन बहुत आती हैं, इर्रावदी डॉल्फिन कहाँ पर मिलेंगी, म्यांमार की इर्रावदी रिवर में मिलती हैं, और ये चिल्का लेक में भी आती हैं, ठीक है ना। तो इर्रावदी रिवर कहाँ पर है, म्यांमार में। मैंने आपको पिछली वाली आई दृष्टि वाली मतलब जो डिस्कशन कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि इर्रावदी रिवर कहाँ पर है, म्यांमार में है, और इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी बताई थी जो इंडिया की तरफ से निकलती है, उसका नाम क्या है, चिडविन, ये भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लोनार लेक आपको पता ही होगा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 107, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी सेटअप की गई थी, तो मद्रास सेटअप की गई थी। इसका ईयर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1688 में सेटअप की गई थी। और अगर मैं बात करूं कलकत्ता बॉम्बे कब सेटअप की गई थी, 1726 में, तो भूलेंगे नहीं, 1688 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों का ईयर भी याद रखेंगे, ये दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश की गई थी, 1726 में, पहली कौन सी थी, मद्रास थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी बुक नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखी गई और जुलाई में पब्लिश हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 2021 में पब्लिश हुई। देखिए ये वाली बुक, ये वाली बुक और ये वाली बुक, ये तीनों बुक अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखी गई हैं, बट जुलाई में जो पब्लिश हुई उसका नाम क्या है, होम इन द वर्ल्ड, ठीक है।
तो हमें, अगर हमें जुलाई हमने नहीं पढ़ा तो हम कोई सा पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, टिक मार के आ जाएंगे और सोचेंगे हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो ऐसी सिली मिस्टेक से बचना है एग्जाम में, तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं सबसे पहले पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो किसी टेस्ट सीरीज को लगाने से पहले, और ध्यान से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंसेक्स क्या है, एक पॉपुलर इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसको मेजर किया जाता है हाउ मैनी ब्लू चिप कंपनीज, तो कितनी ब्लू चिप कंपनी के द्वारा मेजर किया जाता है, 30 ब्लू चिप कंपनी के द्वारा। बेसिकली होता क्या है कि ऐसी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड हैं और बड़ी कंपनियां हैं, तो ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाई गई है 30, और उनके बेसिस पे सेंसेक्स को मेजर किया जाता है। कौन मेजर करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेजर करता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए कि इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 4th लार्जेस्ट बन गया था 2024 की स्टार्टिंग में, 4th लार्जेस्ट, याद रखेंगे। इसके अलावा इंडिया में एक और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कितने बेसिस पे निकालता है, 50 कंपनियों के बेसिस पे निकालता है। इसके इंडेक्स का नाम क्या है, निफ्टी 50, निफ्टी 50, ठीक है, याद रखेंगे इतना। आगे चलते हैं, अभी बीएसई का आया है, अगले साल एनएसई का आ जाएगा, तो कितनी कंपनियां होंगी, 50। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुकुमार सेन, और रामा देवी कौन है, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, तो हम दोनों का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि रामा देवी 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, 9th नंबर की थी, और फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, थोड़े ही टाइम के लिए बनी थी 1990 में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब आपको आर्टिकल 324 याद आना चाहिए इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इसके अलावा रिसेंट अभी जो 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोवर्सी में रहे थे, इसलिए ज्ञानेश कुमार जी और सुखवीर सिंह सिंधु जी, तो ये दोनों नाम भी हम याद रखेंगे। अब अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल जो आया था, उस पर जो अमेंडमेंट हुआ है, जो कमेटी बनी है, उसके बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, और एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर डाउट पूछिए, आपके सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सा यूपी का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप यहां कहीं सेंसस वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा है, तो क्या आंसर है, हापुड़। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी मैंने यूपीपीसीएस एवरग्रीन टेलीग्राम चैनल पर, देखो मैं ऑडियो नोट्स भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ ऑडियो नोट्स के थ्रू बताता रहता हूं, तो मैंने वहाँ पे यूपी से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं वो मैंने वहाँ पे एक छोटी सी ऑडियो बनाई है, यूपी फैक्ट्स करके आप सर्च करना, 2 मिनट की है, आपके सारे यूपी से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वो ऑडियो सुननी है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके सुन सकते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। कैसे याद रखेंगे, हार्ट क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, हार्ट हमारा क्या हो रहा है, बर्न, ठीक है, बर्न आ रहा है इनके नाम में भी, बर्न हो रहा है, तो कैसे याद रखेंगे, हार्ट बर्न क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसके अलावा देखिए डॉक्टर वेणुगोपाल के बारे में भी जान लीजिए। अगर पूछा जाए इंडिया में फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया, ठीक है। इसके अलावा विलियम हार्वे का नाम भी याद रखिए, विलियम हार्वे ने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ठीक है। तो हमने डॉक्टर वेणुगोपाल के बारे में जाना, विलियम हार्वे के बारे में जाना, और क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में जाना, क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मेकोंग रिवर के बारे में बात हो रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने आपको कई बार जो 4 पार्ट डिस्कस कराए हैं, जिसने नहीं सुने एक बार सुन लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा, और आपके एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, आपको नहीं आते होंगे तब भी आपके सही हो जाएंगे। देखिए तिब्बत प्लेटू से निकलती है, आपको पता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जब भी देखो इजी ऑप्शंस एक्सचेंज करना बहुत आसान होता है। अब मेकोंग का डेल्टा कंबोडिया में है कि नहीं है नहीं पता मुझे, बट मैंने कई बार आपको बताया यूपीपीसीएस क्या करती है कि कंट्री को चेंज करना बहुत आसान है, सोचना ही नहीं है। वियतनाम पे डेल्टा गिरता है, बट उन्होंने क्या लिख दिया, कंबोडिया लिख दिया। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि जिस ऑप्शंस को या जिस पॉइंट को इजीली एक्सचेंज किया जा सकता है उसको एग्जामिनर बहुत जल्दी चेंज कर देता है। यहाँ वियतनाम लिखना था, कंबोडिया लिख दिया, आंसर ऑप्शन गलत हो गया, आंसर क्या होगा, ए। तो कहाँ गिरता है मेकोंग डेल्टा, वियतनाम में गिरता है, क्लियर।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए रेटिनॉल चाहिए। विटामिन ए का केमिकल नेम है। इसकी कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखें सूखी हो जाती हैं, मतलब ड्राइनेस आ जाती है आंखों में। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं, B11 को बोलते हैं। B3 किसको बोलते हैं, नाइसिन को बोलते हैं। देखिए आप कंफ्यूज हो जाए, नाइसिन को बोलते हैं तो क्या आप एन बनाइए, ठीक है। एन में 2 पॉइंट बिल्कुल निकले हुए हैं, 1 पॉइंट ये निकला है, 1 पॉइंट ये, इन दोनों को एक मान लीजिए तो B3 ऐसे करके कुछ बना लेना है कि याद हो जाए। या तो कई बार पढ़िए, कई बार पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ ना कुछ सोच के बनाइए, ठीक है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन किसकी वजह से होता है, B2 को हम क्या बोलते हैं, थायमीन भी बोलते हैं। इसकी वजह से बेरी रोग भी हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे ये ट्रिक बहुत बेकार थी, इसको मत रखना, बाकी अपना कुछ बना लेना, ठीक है। जिसको याद है वो तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, क्या ऐसा कोई स्वतंत्र देश आप मुझे बता सकते हो जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक मताधिकार है और अंग्रेज जा चुके हैं बट वो अपनी शरारत छोड़ गए, ठीक है ना। तो ये कथन किसका है, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल का है। वो ये कहते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट तो होना ही नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये कहते हैं क्या आपने कोई ऐसा देश देखा है जहां से अंग्रेज जा चुके हैं और वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट है। तो ये किसका कथन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। इसके अलावा आप ये जानिए सोमनाथ लहरी जी के बारे में। देखिए एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कम्युनिस्ट लीडर थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। याद रखेंगे सोमनाथ लहरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे पीसफुल रीजन कौन सा है। तो सबसे पीसफुल रीजन कौन सा हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। अब देखिए 2021 की बात हो रही है तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है, आपको पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। देखिए साइड में मैं इधर मार्क कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। अब 2024 के अकॉर्डिंग सबसे पीसफुल रीजन कौन सा है, तो यूरोप है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रीजन कौन सा है, तो मीना की फुल फॉर्म क्या है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। आई रिपीट, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका रीजन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, सबसे पीसफुल यूरोप है। इसके अलावा पूछा जाए सबसे पीसफुल कंट्री कौन सा है, आइसलैंड है। और अगर पूछा जाए सबसे डिस्टर्ब कंट्री कौन सा है, तो यमन है। और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस कंट्री में हुआ है पीस के मामले में, तो एल सल्वाडोर है, ठीक है। ये सारा देखो 2024 का डेटा मैंने आपको बताया, इसे नोट डाउन कर लेना कहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करती है ऑल द विटामिन्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जहां भी जब भी ऑल कई हार्डकोर वर्ड आ जाए ना, ऑल है, एवरी है, तो ऐसे स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी हर विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाती। विटामिन डी और के को तो सिंथेसाइज कर लेती है, बाकी विटामिन हमें बाहर से रिक्वायरमेंट होती है। तो ए एसर्शन गलत हो गया तो रीजन अपने आप सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो रीजन क्या कह रहा है, विटामिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब देखिए इसमें 2 की टर्म निकल के आती हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जो विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है वो विटामिन नॉन असेंशियल होते हैं। कैसे, नॉन असेंशियल। और जो विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती उनको हम क्या बोलते हैं, असेंशियल। क्योंकि ऐसे विटामिन हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए उनको असेंशियल विटामिन बोला जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगमय भारत अभियान किससे एसोसिएटेड है, तो सुगमय भारत अभियान डिसेबल्ड पर्सन से एसोसिएटेड है। डिसेबल्ड पर्सन या दिव्यांग पर्सन से एसोसिएटेड है। उनके लिए सारी चीज़ों को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जाए, इसके लिए सुगमय भारत अभियान चलाया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट कौन से ईयर में आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपसे एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 41 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्या डिसेबिलिटी से इसका कोई संबंध है, आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाए वो आप जरूर बताना, तो फिर मन करता है कि आपके लिए और वीडियो बनाई जाए। आप अगर एक्टिव पार्टिसिपेट जरूर करिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए हमारे एग्जाम में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन आता है, ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, तो जान लेते हैं, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें वेक्टर नहीं हो, वो डायरेक्शन नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड होगा, उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास, स्पीड, वॉल्यूम, पावर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, और वो ट्राइंगल के लॉ को फॉलो करती हैं। ट्राइंगल के लॉ को अगर फॉलो करेंगी तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मूवमेंटम हो गया, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इनको आप याद कर लेना। आपको अगर प्रॉब्लम हो, फिर मैं कहूँगा आपको याद नहीं हो रहा हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके कुछ भी पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक छोटी सी वो है, ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक
स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ इंडिया और उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा पीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर पीक है। उसके बाद नागालैंड की सारामती पीक है और मध्य प्रदेश की क्या है? धूपगढ़ पीक है। धूपगढ़ पीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। धूपगढ़ पीक मैंने क्या बताया था? महादेव हिल्स पे पंचमढ़ी है, वहीं पे आपका धूपगढ़ पीक है, हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की, ठीक है। इसके अलावा गुरशिखर पीक कहाँ पर है? राजस्थान में है, अरावली की हाईएस्ट पीक है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है? माउंट अबू, माउंट अबू भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड की सारामती पीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको याद नहीं है याद कर ले, नागालैंड की सारामती पीक, ठीक है। मध्य प्रदेश की मैंने आपको बता ही दिया। और दोधा बेटा पीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो दोधा बेटा पीक होगी, ठीक है, तमिलनाडु में। और अगर पूछूं साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो क्या आप टिक करोगे? अन्नाई मुड्डी, अन्नाई मुड्डी, ठीक है। देखो जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं, मतलब आप ध्यान से सुन के चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स उन एनर्जी सोर्सेज को बोलते हैं जो डिप्लीट हो जाएंगे, अगर हम उनका कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से यूज करते रहे जिस समय अभी यूज कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे और उनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता इमीडिएटली। तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। पेट्रोलियम उस काउंट में आता है, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, अगर हम इसी तरीके से यूज करते रहे तो वो खत्म हो जाएगा। बाकी कौन से हैं? ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेड बैलेंस सरप्लस किसके साथ है इंडिया का? तो यूएसए के साथ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ट्रेड बैलेंस सरप्लस, ठीक है। अब देखिए इस साल न्यूज में चल रहा है कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? यूएसए है कि चाइना है? देखिए इसमें कंफ्यूजन है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 2023 में इंडिया का सबसे बड़ा, 23-24 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा है? सरप्लस की बात नहीं हो रही है, ट्रेड पार्टनर की बात हो रही है। सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ करते हैं, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, दोनों काउंट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पीसी होता कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, ये कब बनी थी? तो 2004 में बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। इस साल यूपीएससी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, तो 2004 में बनी थी पीसी होता कमेटी। इसके अलावा दो और भी यूपीएससी से रिलेटेड कमेटी बनी थी जो न्यूज में रहती हैं और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सीक्वेंस भी आ सकता है। तो देखिए 2003 में बनी थी सुरेंद्र नाथ कमेटी। कौन सी? सुरेंद्र नाथ कमेटी। इसके अलावा अलग कमेटी बनी थी, बाई के अलग कमेटी 2001 में बनी थी, ठीक है। बासवान कमेटी 2016 में बनी थी। तो हमें सीक्वेंस याद कर लेना है। सबसे पहले सुरेंद्र नाथ कमेटी हो गई, फिर पीसी होता कमेटी हो गई, और उससे पहले कौन सी? अलग कमेटी, और फिर बासवान कमेटी 2016 में। इन्होंने मतलब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात की थी और उसके लिए कमेटी गठित की गई थी। इनके ईयर याद रखने, एग्जाम में अरेंज करने आ सकता है, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है। तो देखिए कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को उस प्रोजेक्ट के थ्रू कम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा। और हम कितना मतलब ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम कर रहे हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हैं, तो एक कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा और ये कार्बन क्रेडिट मार्केट में सेल किया जा सकता है। और ये वाली मैकेनिज्म कहां से आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसीसी की 1997 में एक मीटिंग हुई थी, उससे इसका इजाद हुआ था, कार्बन क्रेडिट का क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए अर्थ समिट क्या है। अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो 1992 में हुआ था, मैंने भी बताया। यूएनएफसीसीसी के अंदर जो मीटिंग होती हैं उनको अर्थ समिट बोला जाता था। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों को पता होगा 1987 में आया था और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? क्यों? क्योंकि हम जो वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं उसी डे को, मतलब उसी दिन को ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किस दिन इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। ये आया कब था? 1987 में, ये हम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहना रूलर से रिलेटेड है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उनकी जो मतलब सातवाहना किंग्स वर नर्चर ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज, मतलब उन्होंने प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। और मैं ये कह सकता हूं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? प्राकृतिक। ये हमें याद रखना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? प्राकृतिक थी। ऐसे संस्कृत नहीं टिक करके आना है, क्योंकि हरियाणा पीसीएस के एग्जाम में एक बार आया हुआ है। तो सातवाहना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? प्राकृतिक थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सातवाहना काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो ये बात सही है, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा देखिए आपको ये पता, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए इसके। सातवाहना पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इनकी कैपिटल क्या थी? पैथन। और
इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था सिमुका। पैथन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, हम याद रखेंगे। ठीक है, तो सातवाहना से क्वेश्चन आया था और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में आ चुका है, हमें याद रखना है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।